बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं सुपर रिवीजन मैराथन जो है वो लेके आऊँगी, तो मैं ये दोनों डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और डीएलएड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए लाऊंगी। यानी कि एक दिन मैं डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए डालूंगी और एक दिन डीएलएड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए डालूंगी। और आप लोग टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट अपलोड कर दूँगी। और मुझे नहीं पता कि ये वीडियो लेंदी होगी कि नहीं लेंदी होगी वैसे, पर लेंदी तो होगी क्योंकि इन्हीं वीडियोज़ में मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर करे हैं। और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम के टाइप क्या है, यानी एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा, आपको कैसे लिखना है इस चीज़ का आइडिया मिल जाएगा। अगर टॉपिक ना भी कवर हो इस वीडियो में तो आप एक आइडिया ले लेना कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं आपको उनके बारे में साथ साथ में बता भी दूंगी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये पढ़ लो। क्योंकि अब एग्ज़ाम्स बिल्कुल आ गए हैं, 10 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और फिर मैं पूरा कवर नहीं करा पाऊँगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। डे 1 है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का। ठीक है, और ये है हमारी सुपर रिवीजन मैराथन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मैंने ओवरऑल जर्नल बनाया है, इसमें सारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो जाएगा, ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। बाकी एग्जामिनर का माइंड तो हमें पता नहीं है कि वो किस स्टेट ऑफ माइंड से क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, क्या क्वेश्चन डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है हाउ इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेजेस। तो देखिए, एग्जाम में कभी भी एक क्वेश्चन नहीं आता, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो जोड़ के आते ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ग्रोथ और डेवलपमेंट एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, ये हमें बतानी है और इसकी हमें डिफरेंट स्टेजेस भी बतानी है। तो देखिए कि मैं आपको आंसर नहीं बता रही पूरा, जैसे मेन है आपको टेबल बना लेना। आप टेबल बना के अगर आप कंफर्टेबल हो तो टेबल से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसमें टेबल बना लो। तो आपको एक तरफ लिखना है ग्रोथ और दूसरी तरफ लिखना है डेवलपमेंट। और ये जैसे अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आया तो 5+5 का भी आ सकता है, 6+4 का भी आ सकता है मार्किंग स्कीम में, कि 5 नंबर में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस बताना है और 5 में स्टेजेस बतानी है। तो वो अब एग्जामिनर के ऊपर है। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर 5+5 का ही आएगा अगर ऐसा टाइप का आता है तो। या फिर ये ऐसा भी आ सकता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है और आप ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें मैंने दिया नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो जैसे है हाउ इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ग्रोथ जो होती है फिजिकली होती है और डेवलपमेंट ओवरऑल होती है, यानी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। आप ये सब इसमें लिख देना और जितना ज़्यादा लिख सको, बल्कि टीचर्स भी बोलती होंगी, आप लोगों ने इंस्टीट्यूट में सुना होगा या फिर कहीं से, कि सारे टॉपिक्स कवर हो। लेकिन मेन चीज़ है, आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। फिर है व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेजेस। तो डिफरेंट स्टेजेस बतानी है, तो हमें पता है कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं। 5 स्टेजेस होती हैं, प्री नेटल, स्टेजेस ऑफ इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंट और एडल्टहुड। अब इसमें सिर्फ इतना पूछा है कि क्या डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, तो आप सिर्फ इतना ही मत लिखना। तो जैसे कि सबसे पहली है प्री नेटल, तो प्री नेटल को कब से कब तक होती है, कंसेप्शन से बर्थ तक। अब उस स्टेज में क्या क्या होता है वो भी आप लिख सकते हैं। फिर सेकेंड है स्टेज ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी स्टेज कब से कब तक स्टार्ट होती है, जैसे इन्फेंसी होती है बर्थ टू 2 ईयर, बर्थ से 2 साल तक वो चलती है इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, तो ये लिख के आप उसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बता देना, अपने क्वेश्चन को थोड़ा इन्हांस करना, बढ़ाना, क्योंकि जो भी आपकी नॉलेज है आपको सारी दिखा देनी है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि बार बार मौका मिलेगा नहीं, बार बार एग्ज़ाम आएंगे नहीं और सारे एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे, इसके पूरे चांसेस हैं। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा और आप लोगों को इसका शायद आंसर भी आता हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, घुमा फिरा के भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट स्पाइरल होती है, लीनियर नहीं होती। अब देखिए, इसमें एक सिंपल सी बात समझने जैसी बात है कि इन्होंने हमें क्वेश्चन दिया डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, तो और फिर इन्होंने हमें बाद में पूछा है कि कुछ जर्नल प्रिंसिपल्स बताने हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, जिस भी टॉपिक के बारे में ये हमसे पूछती है, एससीईआरटी हमसे जिस भी क्वेश्चन के बारे में पूछती है और अगर उसके बीच में से पार्ट देती है, जैसे कि इन्होंने इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है, फिर भी आपको बताना पड़ेगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है, तब तक आप आंसर स्टार्ट मत करना। जैसे कि
आपको ये बताना है डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि डेवलपमेंट जो होती है वो स्पाइरल होती है, लीनियर नहीं होती, मतलब एकदम कॉन्स्टेंटली स्पीड पे नहीं बढ़ती, उसकी पाथ होते हैं जिसमें उसकी एक स्पीड होती है, स्टेडी स्पीड होती है। मतलब ये जो भी आंसर्स हैं ये आपको डायरेक्टली नहीं लिखने, सबसे पहले आपको ये बताना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है, उसके बाद आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करोगे। मतलब डेवलपमेंट स्पाइरल होती है, लीनियर नहीं होती, ये आप एक्सप्लेन करोगे। आप उसके साथ स्पाइरल वो बना भी सकते हो, ठीक है, जैसे कि उसमें हमारी बुक में भी दे रखा था, उसको आप बना देना, काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आधा मत पढ़ना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना, क्योंकि एक क्वेश्चन ज़्यादातर अकेला नहीं आता। 95% केसेस में क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। तो जैसे कि इसमें दे रखा है कि जर्नल प्रिंसिपल्स भी बताओ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, और इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हमें कितने जर्नल प्रिंसिपल्स बताने हैं। अब देखिए डेवलपमेंट स्पाइरल नॉट लीनियर जो है ये भी एक प्रिंसिपल ही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ये भी आपको मिल जाएगा बुक में ही। तो आपको ना जैसे अगर ये क्वेश्चन है कितने मार्क्स के बेसिस पे है, जैसे 2+5 है, नहीं 2+3 हो गया, ठीक है, या फिर जितने भी मार्क्स के बेसिस पे ना उस हिसाब से देना। अगर 3 मार्क्स का दे रखा है, अगर प्रिंसिपल्स अलग से 3 मार्क्स के पूछे हैं तो एटलीस्ट 6 एक्सप्लेन कर देना, मतलब कम नहीं करना है एक्सप्लेन, ज़्यादा से ज़्यादा ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तभी आपको नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब देखिए हेरिडिटी एंड जो थर्ड क्वेश्चन है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट इन ब्रीफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा मतलब बोला गया है कि जो हमारी ग्रोथ होती है उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों फैक्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारी बहुत सारी टर्म्स आ गई हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ गई, हेरिडिटी आ गई और इन्वायरमेंट आ गया। तो सबसे पहले ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स में आंसर लिखें। पॉइंट्स में भी सब पॉइंट्स आपको दे रहे हैं, जैसे कि सबसे ऊपर आप हेडिंग डालना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो पहले एक्सप्लेन करना कि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्चुअली में होती क्या है। उसके बाद आपको ये लिखना है, सेकेंड सब हेडिंग देना हेरिडिटी, और फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि हेरिडिटी क्या होती है। फिर आप थर्ड पे हेडिंग डालना, सब हेडिंग जो होगी इन्वायरमेंट, फिर आप बताना कि इन्वायरमेंट क्या होता है। काफ़ी अच्छा लिख देना, अच्छा खासा लिख देना, क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हेरिडिटी के बारे में भी इन्होंने हमारी नॉलेज ले लेंगे, ये इन्वायरमेंट के बारे में भी ये जान लेंगे कि हमें कितनी नॉलेज है, और फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में भी ये जान लेंगे। तो इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन इंक्लूड नहीं होता, इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद आप ये लिखना हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ आर एसेंशियल, फिर वो आप हेडिंग दे के नीचे पूरा मतलब आपको जितना भी एक्सप्लेन करना है वो आप एक्सप्लेन कर देना कि क्यों ज़रूरी है। जैसे कुछ ट्रेट्स होते हैं इंडिविजुअल के वो हेरिडिटी के होते हैं, और कुछ जो होते हैं एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मतलब हम ये नहीं, और ये लाइन भी आप लिख सकते हो, नथिंग इज़ मोर सर्टेन, मतलब ये भी हम कह नहीं सकते कि हेरिडिटी या इन्वायरमेंट से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मतलब ये सब आप बता सकते हो, ठीक है। और हाँ, आप ये इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर लिखना, हेरिडिटी डज़ नॉट इक्वल टू हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। पूरा लिखना कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को कभी जोड़ के इंसान की क्वालिटीज़ नहीं मिलती, इंसान डेवलप नहीं करता, बल्कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुना यानी उनका सम जो होता है उससे मल्टीप्लाई करके उससे बच्चे की डेवलपमेंट होती है, यानी कि उनके इंटरेक्शन से। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे है इंटरेक्शन से, तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंटल टास्क, व्हाट आर द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें डायरेक्ट आंसर देना है। सबसे पहले तो आपको बताना है मीनिंग क्या होता है डेवलपमेंटल टास्क का। अगर आपको 1-2 साइकोलॉजिस्ट के नाम याद हैं, उनकी डेफिनेशंस याद हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो। उनके डेफिनेशंस लिख के आप नीचे लिख सकते हो कि हम इन डेफिनेशन से क्या क्या कंक्लूड करते हैं। फिर आप ये लिख देना कि डेवलपमेंट टास्क, मतलब आपको पता ही होंगे डेवलपमेंट टास्क क्या होता है। डेवलपमेंट टास्क वो टास्क होते हैं जो एक एज तक हमें आ जाने चाहिए, और ये सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि एटलीस्ट 2 साल का बच्चा है, कम से कम उसे इतना मतलब वो ये काम करे। तो डेवलपमेंट टास्क जैसे कि सपोज़ हमने एक एग्जांपल लिया, इन्फेंसी में जो बच्चा होता है अप टू 2 ईयर्स, 0 to 2 ईयर्स का बच्चा है, सोसाइटी उस बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करेगी कि कम से कम वो बोलना सीखे, प्रॉपर नहीं तो लेकिन बोलना सीखे, खेलना सीखे,
सीखे, ठीक है, खड़ा होना सीखे, थोड़ा थोड़ा कोशिश तो करे एटलीस्ट। अगर चाइल्डहुड का बच्चा है तो वो क्या करना सीखे, डिफरेंस मानना सीखे, कुछ कुछ लिखना सीखे, रीडिंग राइटिंग सीखे। तो आप ये सब बता सकते हो एग्जाम्पल के साथ कि क्या होते हैं, व्हाट आर द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, तो सबसे पहले आपको बता देना है क्या होता है डेवलपमेंटल टास्क। अगर आप देखेंगे जो इस चैप्टर है डेवलपमेंटल टास्क का, उसमें 6 पॉइंट्स दे रखे हैं। आप एटलीस्ट इसमें सिर्फ 6 तो लर्न करके जाओ ताकि एग्जाम में 5 याद आएंगे। ऐसा नहीं होता एग्जाम में हम 6 पॉइंट्स लर्न करके गए तो 6 याद आ जाएंगे, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो आप वहाँ लिख कर आना, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो बता दिया कि डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं। अब उसके बाद आपको बतानी है उनकी स्टेजेस क्या होती है, मतलब नहीं स्टेजेस नहीं बतानी कि डिफरेंट स्टेजेस में क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। इस क्वेश्चन को ना आप लेंदी बना सकते हो इस वाले पार्ट में, जैसे कि आप सबसे पहले हेडिंग डालना डेवलपमेंटल टास्क ऑफ इन्फेंसी, ब्रैकेट में लिख देना वो कब से कब तक की होती है। फिर आप पॉइंट लगा के, मतलब जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। सबसे पहले अगर आप ऊपर हेडिंग बनाएंगे, डेवलपमेंटल टास्क ऑफ इन्फेंसी, हाँ लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना कब से कब तक होती है। फिर एक पॉइंट लगाया, आंसर लिखा। फिर दूसरा पॉइंट लगाया, उसमें लिखा कि ये आना चाहिए बच्चों को, वो आना चाहिए। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर सेकंड हेडिंग देना डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 3 to 5 ईयर्स, फिर उनके डेवलपमेंट की क्या। और पता है क्या, एग्जाम में ना आप ये मत याद करना कि ये मुझे याद नहीं आ रहा, वो आंसर याद नहीं आ रहा, बल्कि आप माइंड में सोचना कि अगर आपके सामने एक 3 से 5 साल का बच्चा खड़ा होता है या 6 से 12 साल का एक बच्चा खड़ा होता है, चाइल्डहुड होता है अगर उस बच्चे का, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि हम भी एक सोसाइटी का पार्ट हैं। और अगर हम ऐसे आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर कोई भी गलत नहीं होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप लोग सबसे पहले जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक के बारे में पूछा गया पहले वो बताओगे। फिर लास्ट में कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन में जैसे कि जो भी हम अपने आंसर को एंड करते हैं ना वो कंक्लूजन होता है। आप लोग आंसर एंड करोगे ही करोगे, ऑब्वियसली स्टार्ट करोगे आंसर तो एंड तो वो होगा कहीं ना कहीं। तो मतलब बस एक हेडिंग अगर आप दे दोगे ना कंक्लूजन, और हेडिंग अगर आप एक दे दोगे इंट्रोडक्शन, तो अगर आपको और कोई हेडिंग नहीं आई ना तो उससे एग्जामिनर समझ जाता है कि आपको आंसर लिखना आता है और वो इम्प्रेस भी हो जाता है, ठीक है। तो इससे आपको मतलब इम्प्रेस करना है क्योंकि वो आपको नंबर देंगे। और इसमें आप बाद में अपने नंबर बढ़ा तो सकते नहीं है, कोई कॉलेज की टीचर्स तो है नहीं जो आपके नंबर्स बढ़ा देंगी। देखिए नेक्स्ट है नेम सब टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यानी कि ये बताना है कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम बच्चों के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बता देना कि क्यों हम अब ये इसकी तो डेफिनेशन है नहीं कोई कि टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो इसको तो हम बता नहीं सकते। हम एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं कि हम ये करते क्यों हैं, यानी बच्चों के बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन है हम कलेक्ट करते क्यों हैं। तो सबसे पहले आप ये बता देना कि हम क्यों करते हैं, कि कोई डाटा मतलब बच्चे के बारे में हम इन्फॉर्मेशन इसलिए कलेक्ट करते हैं क्योंकि उसके बिहेवियर को टीचर को समझना होता है, बच्चों को समझना होता है, कौन सा मेथड बच्चों के पढ़ाने के लिए सूटेबल है वो टीचर समझना चाहती है। इसी वजह से हमें बच्चों के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है नेम सम टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। यानी कि आपको कुछ मतलब पहले तो देखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे कि 5 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसमें 5 लिख देना, 5 मेथड्स या 5 टेक्निक्स लिख देना। जैसे सपोज आपने लिखा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, तो पहले आप इंट्रोडक्शन हेडिंग दोगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि हम टेक्निक्स क्यों, मतलब क्या क्या टेक्निक होती हैं बच्चों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की और हम क्यों बच्चों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, ठीक है। फिर जैसे कि आपने लिखा कि सबसे पहली हेडिंग दी सेकेंड नंबर पे हेडिंग दी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। फिर आप उसको एक्सप्लेन करो कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती क्या है, यानी जब हम बच्चों को क्लास में टीचर देखती है और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन, जैसे बच्चा ड्राइंग कर रहा है उसको देखा, ठीक है, बच्चों के सामने कुछ पैसे डाल दिए फिर बच्चा उससे क्या कर रहा है वो देखा, तो ये होते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। फिर इसके एडवांटेजेस भी लिख दो, फिर उसके साथ में डिसएडवांटेजेस भी लिख दो, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हो। फिर सेकंड है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन तो मैंने बता दिया नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इसके लिमिटेशन वगैरह लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर जैसे सेकेंड नंबर पे आपने लिखा इंटरव्यू मेथड, फिर इंटरव्यू के बारे में कुछ बता दो, टाइप्स बता दो अगर आपको याद है तो, ठीक है, टाइप्स बता दिए। अब ज़्यादा भी लेंदी मत बनाना कि एक ही आंसर पे आप सारा टाइम निकाल दो। फिर उसके बाद कुछ आपको उसकी मेरिट्स भी लिखनी है और डीमेरिट्स, हेडिंग डाल के लिखना सब कुछ। फिर आप लिख दो रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है। रिफ्लेक्टिव जर्नल में क्या होता है, खुद की रिकॉर्डिंग होती है टीचर्स की, मतलब उसमें बच्चे जो होते हैं
वो ये लिखते हैं कि आज उन बच्चों के साथ क्या हुआ स्कूल में, बच्चे ने आज घर में क्या करा। जैसे टीचर्स बोल सकती हैं, जैसे हम जाते थे गर्मियों की छुट्टियों के बाद, तो टीचर बोलती थी आपने स्कूल अपने वहाँ पे क्या क्या इन्जॉय करा, छुट्टियों में कहाँ कहाँ गए। तो ये होते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल, तो ये बच्चे लिखते हैं। तो उसको लिख दो, फिर उसमें लिख दो कि क्या उसके फ़ायदे हैं और क्या उसके नुकसान हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो केस स्टडी, जो भी आपको आता है, कोई सैम्पल भी बना दिया, कोई मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है एटलीस्ट वो तो पूरी होनी चाहिए। स्टूडेंट प्रोफाइल भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन की डिमांड थी कि उन्हें पता चले कि हम बच्चों की इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करते हैं, वो आपको बताना है, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ फिजिकल डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम मोटर डेवलपमेंट। इसमें सिंपल पता है क्या पूछा है हमसे। इसमें पहले पूछा है इन्होंने फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, फिर इन्होंने पूछा है हमें मोटर डेवलपमेंट के बारे में। तो देखिए फिजिकल डेवलपमेंट तो आप लोगों को पता होगी, इसमें क्या होता है, हमारी फिजिक की डेवलपमेंट होती है। फिजिक यानी हमारी बॉडी स्ट्रक्चर की। उसके बाद हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट भी होती है, लिम्स की, मसल्स की, इन सब की डेवलपमेंट होती है। इसको तो हम बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने सेकंड क्या पूछा, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट आप लोगों को पता होगी, मोटर स्किल जैसे उठना, बैठना, कुछ ग्रैब करना। ठीक है, फिर आप पहले तो फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, क्यों ज़रूरी होता है बच्चों की, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसके बारे में जानना। तो जैसे हम ये बता सकते हैं 3 साल का बच्चा कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, या उसका नर्व्स कितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये सब हम लिख सकते हैं। फिर आई मोटर डेवलपमेंट की बारी में। मोटर डेवलपमेंट, एम से मोटर, एम से मसल्स, ये याद रखना। तो मसल्स की डेवलपमेंट या कोऑर्डिनेशंस वगैरह ये सब होता है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि कैसी कैसी होती है, ग्रॉस मोटर होती है, एक फाइन मोटर होती है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आप ये बता सकते हो कि कितने साल तक के बच्चे में क्या क्या होता है। जैसे 6 हफ्ते का जो बच्चा होता है वो अपनी आंखें सीधी रख पाता है। 2 महीने का बच्चा क्या होता है, बैठना सीख जाता है। कुछ 11 मंथ का बच्चा क्या होता है, खड़ा होना सीख जाता है, चलना सीख जाएगा। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन पूरा टॉपिक पूछ लिया। बल्कि जैसे आपको लगेगा कि डिफरेंस पूछ रहे हैं, डिफरेंस नहीं पूछ रहे, पूरे टॉपिक में आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है ना, बस आपको डाल देनी है कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, मोटर डेवलपमेंट क्या होती है। अभी आपको मेरी बात सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि टीचर्स ने बोला होगा कि ज़्यादा मत लिखना, मेन लिखना, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्क्स ऐसे नहीं मिलते, बोलने की बात होती है। और आप लोग भी रिजल्ट बाद में देखोगे कि आपको सच में मार्क्स मिलेंगे अगर आप ज़्यादा लिख के आओगे, या फिर अगर आपके कंपैरिजन में किसी और ने ज़्यादा नंबर मतलब ज़्यादा लिख दिया तो उसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और पता है क्या होता है, जो हम सुनते हैं ना कि टीचर्स पेजेस काउंट करती है, एक्चुअली में टीचर्स पेजेस काउंट करती हैं। वो ये देखती हैं कि आपको कितनी नॉलेज है, और उससे पता चल जाएगा आपके लिखने के स्टाइल पे कि कितनी नॉलेज है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे लिखा नहीं जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होता है, ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा, तो इस चीज़ का देखो बस एक सॉल्यूशन है कि आप घर में उसकी लिखने की प्रैक्टिस करो, लिख के क्वेश्चन सॉल्व करो, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेस हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी प्ले का टॉपिक आ गया इसमें। ठीक है, प्ले क्यों इंपॉर्टेंट है, सिंपल से ये हमसे ये पूछे हैं। और इन्होंने साथ में हमसे पूछा है कमेंट ऑन द स्टेटमेंट बाय स्टेटिंग एनी 5 टाइप्स ऑफ प्ले। देखो 2 चीज़ों के बारे में पूछ लिया। एक तो इन्होंने हमसे पूछा कि प्ले क्या होता है, प्ले के बारे में पूछ लिया, आप उसको एक्सप्लेन कर देना, मीनिंग, डेफिनेशन जो भी आपको याद है, साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह याद है तो वो भी लिख दो। फिर इन्होंने हमसे पूछा टाइप्स ऑफ प्ले, तो जो भी देखो जिस प्ले में आप ज़्यादा लिख सकते हो ना, जैसे सॉलिटरी प्ले क्या होता है, जिसमें चाइल्ड जो होता है अकेला खेलता है, इसमें आप ज़्यादा नहीं लिख पाओगे। अगर लिख सकते हो तो वेल एंड गुड है, आप वो एक्सप्लेन कर दो। लेकिन ऐसे पॉइंट्स उठाना जैसे फैंटेसी प्ले, इमेजिनेशन, तो इसमें आप बहुत अच्छे से एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप मेरी बात समझो कि आपको जो भी लिखना है ना, बहुत लेंदी बना के लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। लेंदी में ऐसा नहीं है कि बकवास चीज़ें लिख दी, रिपीट करते करते लिख दी, वो मत करना। लेंदी लिखना और एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना। जैसे कि आप ये लिख सकते हो कि फैंटेसी प्ले क्या होता है और बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि बच्चे क्या इमेजिनेशन करते हैं कि ये फ्रॉग है, वो कोई सोल्जर हैं, सिपाही हैं, वो ऐसे इमेजिन करते हैं। तो ये सब आप उसमें लिख सकते हो क्या, लिखना ही बल्कि। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज कंडीशन बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। देखो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है मैं बताती हूँ, पहले पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिस्कस द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। देखो एक इन्होंने हमसे पूछा है कि जो इंडिविजुअल बच्चा है, मतलब एक बच्चा है, उसकी जो डेवलपमेंट होगी, सोशल डेवलपमेंट होगी। सोशल डेवलपमेंट मतलब आसपास से जो बच्चा बात करता है वो किससे इफेक्ट होता है, इन्वायरमेंट्स फैक्टर से इफेक्ट होता है, यानी कि उसके वो जन्म से नहीं होता उसमें। सपोज एक ऐसा बच्चा
बच्चा है, जो बच्चा था उसके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, डॉक्टर्स है सपोज़, लेकिन अब क्या है ना, वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे बिल्कुल भी। जब से वो छोटा था उसके लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, या तो अब क्या हुआ, उस बच्चे को ज़्यादा सोशलाइज होने का मौका नहीं मिला, तो क्या हुआ, वो ज़्यादा बच्चों उसको इंटरेक्ट करना नहीं आया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होता है वो इफ़ेक्ट करता है सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे पर्सनल फैक्टर भी होता है, जैसे बच्चा शर्म आ रही है बच्चे को दूसरे के सामने जाने में, बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, कभी बच्चा छोटी हाइट रह गई तो उसमें शर्म आ गई, या बच्चे का माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गए थे सोशल फैक्टर्स, नहीं थे, ये तो हमारे हेरिडिटी थे, पर्सनल फैक्टर थे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्होंने पूछा है हमसे। इन्वायरमेंटल फैक्टर में से फैमिली एटमॉस्फेयर, अभी मैंने आपको बताया। स्कूल का एटमॉस्फेयर क्या पता है, ऐसा हो कि बच्चा आंसर देता है तभी टीचर डांट देती है। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले लिख देना फैमिली एटमॉस्फेयर की वजह से हो सकता है, सेकंड लिख देना स्कूल के एटमॉस्फेयर, थर्ड है पीयर ग्रुप से, नेबरहुड से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। इन वॉट वे डज़ द इमोशनल बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडल्ट, यानी सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है इंट्रोडक्शन में इमोशंस क्या होते हैं। अगर आपको डेफिनेशंस आती है तो आप डेफिनेशंस दे दो, और अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती तो आप इमोशंस के बारे में बता दो। तो थोड़ा बहुत जो है उसके काइंड्स बता दो कि कैसे कैसे काइंड्स होते हैं इमोशनल डेवलपमेंट के। अब इसके बाद ये आता है, इन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा है कि किस तरह से जो चाइल्ड का इमोशनल डेवलपमेंट है वो एडल्ट से अलग होगा। तो एक टॉपिक है हमारी बुक में, अगर आपको याद हो तो, इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी या एडल्ट चाइल्डहुड लिख दो। चाइल्ड के बारे में पूछे तो चाइल्डहुड, हाँ चाइल्ड के बारे में आएगा। इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, इसके बारे में पूरा अच्छा खासा पैराग्राफ दे रखा है, वो लिखना है। फिर नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस, वो आपको लिखना है कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होता है और एडल्ट का कैसा होता है, वो सब आएगा इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन मोरल डेवलपमेंट और कैरेक्टर फॉर्मेशन। तो सबसे इन्होंने हमसे मोरालिटी के बारे में पूछा है, तो आपको बताना होगा कि मोरालिटी क्या होती है। डेफिनेशन आती है तो डेफिनेशन लिख दो, नहीं तो आप उसका मतलब आपको क्या समझ आया वो लिख दो। फिर आप उसमें थोड़ी लेवल्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो अपने क्वेश्चन को इन्हांस करने में। अब क्वेश्चन है रोल ऑफ एजुकेशन इन मोरल डेवलपमेंट। एजुकेशन क्या रोल प्ले करेगी मोरल डेवलपमेंट में? पहले तो हमारी इमोशंस को ट्रेनिंग मिल जाएगी, हमारी विल पावर स्ट्रांग होगी, गुड हैबिट डेवलप होंगी। ठीक है, हमें प्रॉपर सेंटीमेंट्स डेवलप होंगे, हमें इमिटेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्कूल फैमिली सोसाइटी सबका रोल होता है। ये सब आप इसमें लिख देना, स्कूल फैमिली सोसाइटी का, हाँ इसमें रोल आ जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा एजुकेशन है। एजुकेशन सिर्फ हमें स्कूल से नहीं मिलती, फैमिली और सोसाइटी से भी मिलती है। तो ये मत बोलना कि स्कूल का रोल में आपने फैमिली और सोसाइटी क्यों बोला, क्योंकि एजुकेशन हम कहीं से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम रिलेटेड विद द पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पूछ लिया इन्होंने। सबसे पहला तो आपको बताना है पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बता दो। ठीक है, पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बता दो, फिर कुछ आपको आइडिया देना है पियाजे के बारे में, यानी पियाजे के बारे में बता दो कि जीन पियाजे जो थे स्विस बायोलॉजिस्ट थे, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, उन्होंने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स की थ्योरी दी थी। ठीक है, उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसके बारे में बता देना। उन्होंने फिर 3 चीज़ें हमें बताई थी, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। एसिमिलेशन में क्या होता है, एग्जिस्टिंग में हम न्यू चीज़ डालते हैं, कि आपको तो सबको पता होगा कुत्ता है, 4 पैर है, एक बिल्ली देख ली तो वो भी डॉग हो गया। एकोमोडेशन में हम एडजस्ट करते हैं, न्यू समझते हैं चीज़ों को। इक्विलिब्रिएशन में हम लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमें बैलेंस बन जाता है कि कुत्ते के भी 4 पैर हो सकते हैं, बिल्ली के भी 4 पैर हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी डिफरेंस हो सकता है। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट है हाउ डज कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, बाय हुम, इन विच वे इट हेल्प, यानी कि इसमें वाइगॉट्स्की के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ले वाइगॉट्स्की के बारे में पूछा गया है, तो उनके अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसी होगी। तो आप पहले वाइगॉट्स्की के बारे में बताना कि वाइगॉट्स्की कौन थे, फिर उसके बाद आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। और कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 क्वेश्चन जो है सपोज पियाजे पे मिल गए, और आप अगर ये सोचो कि अगर मैं तो पियाजे के बारे में ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो गलत होगा, आपको नीचे भी उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब देखो, डिस्कस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ MOK एंड ZPD बाय एक्सप्लेनिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में आता है तो आप वो लिख दें। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, और ये जो टर्म है ये हमें किसने दी थी,
ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज किस किसने दी थी, सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक्सप्लेन कर दिया, फिर आपको लिखना है वाइगॉट्स्की ने जो थी एमओ की और जेडपीडी के बारे में दी थी, मोर नॉलेजेबल अदर्स और जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो आपको ये सब इसमें लिखना पड़ेगा, मतलब पूरी नॉलेज है ना, जितनी भी नॉलेज है उसमें आपको दिखानी है कि आपने कितना पढ़ा है। नेक्स्ट इज व्हाट आर डिफेंस मैकेनिज्म, नेम 5 डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय यू इन योर डेली लाइफ, यानी डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। डिफेंस मैकेनिज्म होता है एक सिचुएशन से बचने के लिए जब हम कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर अपनी अंदर की हैबिट्स को छुपाने के लिए, दूसरे के सामने अलग इमेज बनाने के लिए, या अपनी फ्रस्ट्रेशंस वगैरह को छुपाने के लिए, फेलियर फ्रस्ट्रेशन को छुपाने के लिए जब हम रियलिटी से बचते हैं उसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। पहले अच्छा खासा एक्सप्लेन कर देना, फिर उसके बाद बताना कोई भी 5 बता दो, रैशनलाइजेशन बता दो, रिएक्शन फॉर्मेशन भी बता सकते हैं, प्रोजेक्शन भी बता सकते हैं, रिप्रेशन होता है, ठीक है, रिग्रेशन होता है, एग्रेशन होता है, फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग भी होता है, सब्लिमेशन भी होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो ये इनमें से आप कुछ भी बता सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता ना तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मुझे लगता है कि इस टाइम तक तो आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, और जिन जिन के जो जो टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए ना वो मुझे बता देते हैं कमेंट में, तो मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरा मेन फोकस है कि कैसे लिखना है, कहाँ से लिखना है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि सारा जो भी कुछ है ना बुक से ही आएगा। आपकी जो SK मंगल वाली बुक है चाइल्ड डेवलपमेंट की, उसमें से ही आएगा टॉपिक्स, उससे बाहर से कहीं नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ आता तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं वो एक्सप्लेन कर दूँगी। देखिए अब व्हाट आर सम बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं हमसे, तो कॉन्सेप्ट बता देना पर्सनालिटी का कि क्या होती है एक पर्सनालिटी। एक टॉपिक था उसमें एक सर्टेन रॉन्ग नोशंस एंड मिसकंसेप्शन अबाउट पर्सनालिटी, यानी हम सोचते हैं पर्सनालिटी ये होती है वो होती है, लेकिन वो ऐसी नहीं होती, हम गलत समझते हैं पर्सनालिटी को। उस टॉपिक के बारे में भी आप बता सकते हैं, उसके कुछ फैक्ट्स बता सकते हैं पर्सनालिटी के। अब देखिए उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा व्हाट आर सम बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी, तो इसमें ना 5 बायोलॉजिकल फैक्टर्स थे। सबसे पहला होता है हेरिडिटी, फिर होता है नर्वस सिस्टम, फिर डक्टलेस ग्लैंड, फिजिक और स्टोमेटिक स्ट्रक्चर, और लास्ट होता है बॉडी केमिस्ट्री। तो ये सब जो होती है हमारी पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है, ये सब के बारे में आएगा इसमें, और ये 5 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आया तो इसमें ये एक और क्वेश्चन जो है वो ऐड कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ स्किल, डिस्क्राइब एनी 6 लाइफ स्किल, इन्होंने हमें बता दिया। तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आएगा, सिंपल सी बात है। अगर 6 लाइफ स्किल्स पूछ रहे हैं और लाइफ स्किल क्या होते हैं तो 6 + 4 की इसमें 4 + 6 की इसमें मार्किंग स्कीम रहेगी। तो आप लाइफ स्किल्स के बारे में बताना कि ऐसी स्किल्स जो हमें जीवन में रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए यूज़फुल होती है, ठीक है, जीवन चलाने के लिए यूज़फुल होती है, उसके बारे में आप बता देना। डेफिनेशंस लर्न हो तो डेफिनेशंस लिख देना और उन्हें फिर डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। अब कुछ 6 लाइफ स्किल्स इन्होंने पूछी है, तो बहुत सारी लाइफ स्किल है, आई थिंक 15 या 20 लाइफ स्किल है, बहुत सारी लाइफ स्किल्स थी। उसमें से आप लिख देना स्किल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग लिख दो, क्रिटिकल थिंकिंग लिख दो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटरप्रिटेशन करना, यानी हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में, सबसे पहले सोचने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जो जो हमें लाइफ स्किल्स चाहिए होती हैं वो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। और ये जो वीडियो थी ये हमारी थी सुपर रिवीजन मैराथन की DLED फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए वीडियो थी। आज हमारा है डे 1। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए करूँगी, उनके डे 1 की वीडियो आएगी सुपर रिवीजन मैराथन में। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसमें से कोई टॉपिक पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़ टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।